आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष यानी कि बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने सर। डॉक्टर सुरेश माने सर इस समय एक विशिष्ट कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और वो है मुस्लिम आरक्षण परिषद। मुस्लिम आरक्षण और वो आरक्षण जो पदोन्नति में आरक्षण की बात चल रही है वो उसका सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस, उसका पॉलिटिकल स्टेटस और यहाँ जो हम सामाजिक स्तर पर उसकी जो स्थिति देखते हैं उन सारी स्थितियों पर आज बातचीत करेंगे डॉक्टर सुरेश माने सर से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, पहली बात तो हम यहाँ से समझना चाहेंगे कि इस समय आरक्षण सब जगह, ये एक तो वो प्राइवेटाइजेशन का शिकार हो चुका है, दूसरी बात हम लोग उसको देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी कई जगह वो चैलेंज का शिकार हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या आरक्षण का स्टेटस ये फंडामेंटल नहीं है या फिर क्या स्थिति है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के रूप में आप इसको कैसा देखते हैं कि हमारे देश में आरक्षण की स्थिति क्या है? क्योंकि इस समय आप भी स्वयं एक माइनॉरिटीज रिजर्वेशन के लिए आप एक अलग से एक परिषदों का आयोजन कर रहे हैं, तो कैसा समझ रहे हैं आप इसको? ऐसा है कि भारत के विकास के बारे में तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जी, लेकिन सच्चाई ये है कि आरक्षण मांगने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों ये स्थिति क्यों बनी? ये एक विडंबना है, ये एक परस्पर विरोधी एक डेवलपमेंट है जी। इसका कारण ये है कि एक तरफ हम अर्थनीति अर्थशास्त्र में बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की कंसेप्ट ये है कि बहुत से लोग पिछड़ रहे हैं। जैसे कि एक तरफ आप निजीकरण के दौर पे सरकारी नौकरियां कम करोगे तो जो सरकारी नौकरी को तलाश में रहता है वो आरक्षण का सहारा लेना चाहता है, नंबर एक। नंबर दो, पुराने जो लोग थे खेती बाड़ी में करने वाले, जैसे मराठा कम्युनिटी है या कुणबी है, अब खेती उतनी उपजाऊ नहीं रही, फिर उनके परिवार बढ़ते गए। पहले इकट्ठे बड़ी खेती नज़र थी, अब परिवार इतने हो गए कि वो खेती में एक एकड़ भी नहीं बचा, छोटे छोटे टुकड़े सब बंटवारे में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो उत्पादन भी कम हो गया। तो फिर सहारा कौन सा? तो सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में घुसने के लिए माध्यम कौन सा? लोगों को लगता है आरक्षण। तीसरा है कि नौकरियों का भी कंत्राटीकरण हो गया, तो कंत्राटी पद्धति से गारंटी नहीं मिल रही है कि कब निकालेंगे कब बाहर कर देंगे, पता नहीं। तो फिर अंदर घुसने के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का सहारा चाहिए। लेकिन ये तीन कारणों के अलावा जी, चौथा जो कारण है कि जैसे मराठा समुदाय है आरक्षण के लिए अभी जद्दोजहद कर रहा है, तो उनका कारण एक अलग है। उनका कारण ये है कि सरकारी नौकरियों में अपनी पकड़ बनी रहनी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए वो रोजी रोटी का मामला है, कुछ लोगों के लिए वो शासन प्रशासन में भागीदारी का मामला है, और कुछ लोगों के लिए वो पावर कंट्रोल का मामला है। तो ये तीन कारणों की वजह से आरक्षण के लिए होड़ लगी है। नहीं सर, ये होड़ तो लगी हुई है, लेकिन स्थिति जो हम देखते हैं कि आरक्षण की जो नीति है, मतलब पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी इस समय 3-4 जगह से घिरी हुई नजर आती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो बड़ी विडंबना है कि सरकारें प्राइवेटाइज करने में लगी है, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि आरक्षण नीति जो 1950 से लेकर 80 तक ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 80 के बाद जो कई कानूनी फैसले आ गए उनके बीच में वो फंसी हुई है। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, बाकी लोगों का तो स्टैट्यूटरी है, किसी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का संवैधानिक आरक्षण होने के बावजूद कानूनी पेच इतने लगे हैं 2006 के बाद। लेकिन अभी तो हम उस पर एक बड़ा खतरा जो मंडराता हुआ देखते हैं वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का देखते हैं। वही उसी की तरफ मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जी।
कि रिक्रूटमेंट में तो है, लेकिन पदोन्नति का लगभग बंद है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 130 से ज़्यादा याचिका अब जी हाँ, जी सुप्रीम हाँ। कोर्ट के सामने है जी। और उनकी सुनवाई अब 5 अक्टूबर से अगले महीने से चलेगी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन मामले की। ये देश के लेवल पे तो इतने सारे स्टेटों का मामला है और ये 2011 से पेंडिंग है, मतलब लगभग 10 साल हुए। तो 10 साल में कई राज्यों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र में आरक्षण कानून 2001 जो 2004 में लागू हुआ और 4 से लेकर 17 तक थोड़ा बहुत ठीक ठाक चला, कानूनी प्रॉब्लम थे लेकिन ठीक ठाक चला। लेकिन 2017 के बाद तो कंप्लीट बंद है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, क्योंकि ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रलंबित है और उसकी सुनवाई 5 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होने वाली है। तो ये कोर्ट के दायरे में कई कारणों की वजह से, और जो कई कारण जो मैं कह रहा हूँ उसमें प्रमुख कारण है सरकारों की असफलता, उनकी मंशा, उनकी नीयत या नीति। और नीयत और नीति का जहाँ तक मैं जिक्र कर रहा हूँ, सर आपकी बात को आगे बढ़ाइए, लेकिन हमने थोड़ा सा ये भी देखा है कि जो अधिकारी और कर्मचारियों के इस बीच जो आंदोलन हुए और जिन्होंने मांग की कि भाई सरकार डेटा सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध नहीं करा रही है, तो क्या सरकार उदासीन है इन सब चीज़ों के प्रति? नहीं, सरकार, यही तो मैं अभी आपके सामने जो मुद्दा रखने जा रहा हूँ वही है। हाँ हाँ, कि ओबीसी आरक्षण पॉलिटिकल क्यों फंसा? डेटा की वजह फंसा। अच्छा, डेटा नहीं दिया। उसी तरह एससी एसटी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा, महाराष्ट्र सरकार को डेटा देना चाहिए, नहीं दे पाए। अब नहीं दे पाए ये मैं तो आसानी से कह रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं दे पा रहे उसका सवाल बड़ा है। और इसीलिए मैंने कहा कि चाहे महाराष्ट्र के ओबीसी लोगों का पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मामला हो या शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो, इन दोनों के लिए सरकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जिम्मेदार है। ऐसा क्यों कहते हैं? ये नॉन परफॉर्मेंस इसलिए है कि देखो, महाराष्ट्र में 2017 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन रुक गया जी। उसी समय कर्नाटक में भी रुक गया था। कर्नाटक सरकार ने तुरंत एक कमेटी बनाई और वो कमेटी को डेटा कलेक्ट करने का काम दिया। उन्होंने 2 महीने के अंदर पूरा किया और उनका रिजर्वेशन इन प्रमोशन का कानून 2018 नया बना, 1 साल के अंदर बना। ऐसे कितने स्टेट कर पाए? नहीं, कर्नाटक स्टेट तो कर पाया, लेकिन जहाँ तक कर्नाटक के मुकाबला हम महाराष्ट्र से करते हैं जी, तो महाराष्ट्र तो ये नहीं कर पाया। अब 2018 में फिर सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, तो वो नहीं कर पाए। अब सरकार बदली है तो भी ये नई सरकार नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि ये सरकार ने भी कमेटी तो अपॉइंट की है। पहले मार्च में कमेटी रखी, उसको 3 महीने का समय दिया, 1 महीने का समय दिया, नहीं हुआ। फिर उसका समय बढ़ाया जो अभी 31 अगस्त तक था, नहीं दिया डेटा। जब सरकार चाहे तो वो 15 दिन के अंदर बन सकता है। क्या सरकार इसके पीछे कोई कारण बताती है? ओबीसी रिजर्वेशन का कोटा है या फिर शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, सरकार चाहे तो 15 दिन में ये काम हो सकता है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि सरकार बदली हो तो भी नीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ, अच्छा। नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले बीजेपी की सरकार थी, वो ओबीसी को गुमराह करती थी, आज की ये भी कर रही है। एससी एसटी रिजर्वेशन इन प्रमोशन में देने के लिए पूर्व की सरकार भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है। लेकिन जहाँ तक हम आपकी बात से समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत लंबा वक्त दिया है, और लंबा वक्त देने के बावजूद अगर सरकार अपना डेटा नहीं दे पाए, और अब यदि ये जो 6 तारीख से 5 तारीख से जब सुप्रीम कोर्ट इस पर हेयरिंग करेगा और जब सुप्रीम कोर्ट अपना एक डिसीजन सेटल कर देगा, तो उसके बाद का प्रभाव क्या देखते हैं आप? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, ये मामला शुरू हुआ 2006 को, 4 को शुरू हुआ मैट में महाराष्ट्र में। ठीक है, 4 से 6 मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 6 से लेकर
जब तक ये मामला हाईकोर्ट के अंदर था जी, तो 2017 तक था। तो 6 से लेकर 2017 तक 11 साल का 11 वक्त है। साल। फिर सरकार किसकी है, ये मुद्दा है। 11 साल में नहीं कर पाए, नहीं किया। फिर 17 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया, तो 17 से 21 आज तक नहीं किया। फिर जनवरी 2021 फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करे। जनवरी में कहा था, अब सितंबर है। अब देखो, पिछली सुनवाई 14 सितंबर को थी और डेटा इकट्ठा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 13 सितंबर को मीटिंग रखी थी। अब 14 सितंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने और महाराष्ट्र सरकार मीटिंग कर रही है 13 सितंबर को, और वो अभी तक नहीं कर पाए। इससे ये साफ दिखता है कि मराठा आरक्षण के बाद सरकार, महाराष्ट्र की आघाड़ी की सरकार, लगभग सारे आरक्षण के मामलों को ठंडे बस्ते में रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आप नीति देखेंगे तो ये रिक्रूटमेंट करना नहीं चाहती। कई सालों से रिक्रूटमेंट भी बंद है। और अभी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उनका तो जीआर है, क्लास 3 और क्लास 4 का आउटसोर्सिंग से रिक्रूटमेंट होगा। तो ये लगभग रिजर्वेशन खत्म करने का पूरा प्लान है। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार, चाहे ओबीसी, मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन या शेड्यूल कास्ट का SC/ST आरक्षण या मुस्लिमों का मुंबई उच्च न्यायालय ने 2014 में दिया हुआ 5% मुस्लिम समाज का शिक्षा में आरक्षण, ये तीनों इम्प्लीमेंट करने में सरकारें फेल चुकी है। चाहे वो पूर्व फडणवीस बीजेपी की सरकार हो या वर्तमान उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें विफल है। इनकी विफलता के पीछे आप जैसा कह रहे हैं कि ये मंशा है कि सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्या आपको ये लगता है? इसका जीता जागता उदाहरण है। देखो, ये केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, लेकिन केंद्र ने तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया। आपने पूछा था बाकी राज्यों ने क्या किया? बाकी राज्यों ने रास्ते निकाले ना, उन्होंने अपने रास्ते ढूंढे, उन्होंने दिया। सवाल ये है कि बाकी स्टेट कर सकते, यूनियन ऑफ इंडिया कर सकती है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? और रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो कंप्लीटली 2017 से बंद है। और अभी का जो 7 मई 2021 का जो जीआर है, वो तो यहाँ तक गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे सरकार में कोई शेड्यूल टाइप भी मंत्री है जो फुले शाह अम्बेडकर का नाम लेकर शपथ भी लेते हैं और उनके नाम से राजनीति भी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल हतबल है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की जिस तरह से सरकार चल रही है, उसी सरकार में SC/ST के मिनिस्टरों का कोई अपना रुतबा, कोई दबाव, ऐसा दबंगपन कुछ नहीं है, और इसलिए इनको कोई घास नहीं डाल रहा है। ये भी दूसरी सच्चाई है, क्योंकि एनसीपी बड़े पैमाने पे डोमिनेट कर रही है और शिवसेना को तो रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये सच्चाई है। तो इसमें ये जो अभी वर्तमान में जो आप मुस्लिम आरक्षण परिषद जो चला रहे हैं, तो क्या ये भी इन्हीं सब चीज़ों का हिस्सा है? मैंने वही कहा ना कि देखो, मुस्लिम समाज के आरक्षण की बात जब से देश में सचार कमेटी रिपोर्ट आई, तो मुस्लिम कितना पिछड़ा है इसकी चर्चा होने लगी। जैसे मंडल कमीशन आई तो ओबीसी की मूवमेंट खड़ी हो गई। ये दुर्भाग्य है कि सचार कमीशन आया लेकिन मुस्लिमों की कोई मूवमेंट नहीं खड़ी हो पाई। लेकिन सचार कमीशन ने एक आईना दिखाया। वो आईने के सहारे कई राज्यों ने अपने अपने कमीशन बनाए। महाराष्ट्र में भी एक प्रोफेसर मोहम्मद रहमान कमीशन 2012 में बना था, और 2012 के कमीशन ने कहा था कि महाराष्ट्र में जितनी शेड्यूल कास्ट की आबादी है उतनी ही मुस्लिम समाज की है, तो उनको 8% आरक्षण देना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने 5% एग्री किया था 2014 में।
कि 5% दे दो, शिक्षा में दे दो। लेकिन वही 2014 से लेकर आज तक किसी ने नहीं लागू किया। अब ये बात है कि किसी भी समाज को आप पिछड़ा रखकर आप विकास की बातें कैसे कर सकते हो? और पिछड़ेपन दूर करने की पहली कसौटी अगर कोई है तो ये नहीं है कि आपके रसोई गैस में हमने गैस दिया, आपको टॉयलेट दिया, ये उसकी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये दो देंगे तो फिर अपने आप बाकी चीज़ें खड़ी होगी। लेकिन सरकारें क्या दे रही है? टॉयलेट दे रही है, घरकुल योजना घर दे रही है, गैस दे रही है, ये ठीक है, लेकिन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये देने में सरकारें कम पड़ रहे हैं। क्योंकि ये देंगे तो ये लोग एम्पावर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, उनको चैरिटी का एम्पावरमेंट चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अभी तो फिर इलेक्शन हो रहे हैं। या फिर मराठा आरक्षण का मैंने कारण बताया कि लोकल बॉडी में जब से 50% आरक्षण आया जी, तो जो मराठा समुदाय गांव खेड़े में मजबूत अपनी पकड़ रखता था, उसकी पकड़ कम हो गई। तो अब वो आरक्षण में घुसना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि ज़मीन अभी उतनी उपजाऊ नहीं रही, परिवार के पास नहीं रही, तो रास्ता क्या है? तो शिक्षा नौकरी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, ये ढूंढने में लगे। लेकिन मैंने कई बार कहा कि मराठा समुदाय ये सामाजिक रूप से पिछड़ा कतई नहीं है, किसी पैरामीटर से नहीं है, किसी इंडिकेटर से नहीं है, और इसलिए उसको आरक्षण मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे जाट समाज का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक फैसले से 9 राज्यों का रद्द किया, वैसे ही 4 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ख़त्म किया। इसलिए मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाना ही पॉसिबल नहीं है। अब कई लोग पैरवी करे उसमें, फिर कोई ये राजघराने का, वो राजघराने का, ऐसे घराने के लोग सारे मिलके एक नया घराना पैदा करे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अपना दायरा है, एक कानून की एक चौकट है, वो चौकट के अंदर ये नहीं बैठता है। ओबीसी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद जो बदलाव करना चाहिए था वो महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया। तो देखो बाकी राज्यों में तो ओबीसी आरक्षण चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ ओबीसी आरक्षण बंद हो गया। तो इसको आप सरकार की दूरदृष्टि मानते हैं या फिर सरकार क्या मानते की हैं? नीयत में खोट है। अच्छा, ये देना ही नहीं चाहती, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अब नाना पटोले जी यहाँ ओबीसी है, बावनकुले हैं, छगन भुजबल है, क्या ये सरकार में लोग नहीं है क्या? कौन बीजेपी में है, कौन स्टेट में, कोई सेंटर में है, तो वो क्यों नहीं देते? जैसे जनगणना का मामला, अब हमेशा के लिए बीजेपी ने रफा दफा कर दिया कि ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, मामला क्लोज। जबकि 2011 से ओबीसी चिल्ला रहा है और पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है, केंद्र सरकार ने भी फैसला किया था, राजनाथ सिंह ने अनाउंसमेंट किया था कि ओबीसी जनगणना होगी, लेकिन अब पूरा रफा दफा कर दिया। मतलब ओबीसी की जनगणना चिल्लाने वाले कितने भी ओबीसी समाज के लोग हो, संगठन के लोग हो, आखिर तो मेजॉरिटी है वोटर बीजेपी के, तो बीजेपी उनसे घास नहीं डालना चाहती, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हिंदुत्व के नाम पे हमारे साथ ही है। चाहे ओबीसी के लिए आरक्षण के लाइन में खड़े हो, लेकिन हिंदुत्व के लिए हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए नहीं जनगणना करते। और देखो सारी ओबीसी संगठन क्या कर रही है मोदी जी का, क्या बीजेपी का विरोध कर रही है, और क्या नेता कर रहे हैं बीजेपी में जो ओबीसी के हैं, वो भी आवाज नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज़ों का मतलब जैसे कि ओबीसी आरक्षण की बात हो, फिर मराठा आरक्षण के संबंध में सरकार की जो भूमिका हो, या फिर तीसरी बात हम ये कहें कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में सरकार की भूमिका हो, इन सारी चीज़ों का प्रभाव क्या देखते हैं आप, क्या परिणाम देखते हैं इसका? एक है कि SC ST का जो आरक्षण है वो तो संविधानिक है, वो सरकार कितनी भी बाधा पैदा करे, सरकार के बाप को भी आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। रुकावटें हैं,
मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन आएगा, देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की रुकावटें खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगी। मतलब ये सरकार ना करे तो दूसरी सरकारें कोई करेगा ही जी, क्योंकि ऐसे रुकावटें पहले भी आ चुकी हैं और आरक्षण विरोधी सरकारें भी दिल्ली में आई, फिर भी उनको करना पड़ा। संविधान संशोधन 77, 81, 81, 85 ये 4 संविधान संशोधन बीजेपी को ही करने पड़े थे और रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना पड़ा था। इसलिए महाराष्ट्र में सरकार किसकी भी हो उनको करना ही पड़ेगा। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, उतना खेल सकते हैं जितना उनके लिए मैदान है, लेकिन देना ही पड़ेगा। ये बात मराठा आरक्षण की नहीं है। मराठा आरक्षण कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से वो ढांचा में बैठता ही नहीं, इसलिए वो दे ही नहीं सकेंगे, वो कितना भी प्रॉमिस करे। इसीलिए तो सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार ने EWS लाया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10%। उसके लिए संविधान संशोधन भी किया, लेकिन उसकी भी जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको कितना योग्य अयोग्य करा देगा, वो एक मामला पेंडिंग है। क्योंकि इसी तरह का मामला मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं दे सकते, EWS जैसा आरक्षण नहीं दे सकते, आर्थिक आधार पर, सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेंड सेट किया है। जब ये EWS को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब सुनवाई होगी तो देखना पड़ेगा। रहेगा फिर ये अपने OBC का पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये स्टैट्यूटरी है, कानूनी रूप से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अभी परिभाषा बदली है, 27 नहीं 27 तक। और वो भी जब तक तुम्हारी लोकल बॉडी है उसकी पॉपुलेशन की डेटा नहीं मिलेगी। SC ST का जो आरक्षण है वो छोड़कर OBC का जितना डेटा है उस डेटा के हिसाब से और 50 के नीचे उतना मिलेगा। फिर कहीं वो 5 हो सकता है, कहीं 10 हो सकता है, कहीं जहाँ जो स्थितियां बने। अब उसके लिए कोई संविधान संशोधन लाओ और रास्ता निकालो, कहने की हिम्मत कर रहा है क्या? बीजेपी वाले हिम्मत करे, सत्ता में बैठे हैं तो। बावन कुलेजी की पार्टी है, बाकी तमाम सारे पिछड़ों के नेता बीजेपी में बैठे। अब मुस्लिम आरक्षण का क्या देख रहे हैं आप? मुस्लिम आरक्षण की ये हालत ये है कि उसके लिए मुस्लिम नेता भी नहीं बोल पा रहे। क्या वजह क्या मानते हैं आप? पहले महाराष्ट्र सरकार में जो अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर है नवाब मलिक, इन्होंने 1-2 बार सरकार बनने के बाद ये मुद्दा निकाला, लेकिन वो जैसे शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर बाद में चुप हो गए, वैसे वो भी चुप हो गए। अच्छा। हालांकि मुस्लिमों को 5% आरक्षण देना चाहिए मुद्दा महाआघाड़ी के चुनाव मैनिफेस्टो में है, क्योंकि मैं भी उसमें था मैनिफेस्टो प्रोसेस में, तो उसमें 5% मुस्लिमों को देने का मुद्दा है, लेकिन ये नहीं दे पाए, इसलिए वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। और दुर्भाग्य से मुस्लिम का इस आरक्षण को लेकर कोई आंदोलन नहीं खड़ा होता। क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। मुस्लिमों का जहाँ तक आंदोलन का मामला है, तो जब तक कोई धार्मिक मुद्दा नहीं होता, ट्रिपल तलाक है, शाह बानो है, कुरान शरीफ का मामला है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का मामला है, तब तक उनका आंदोलन खड़ा नहीं होता। ये एक कमजोरी है। ये भी मैंने परसों नागपुर के मुस्लिम समाज के परिषद में खुली बात पर मैंने कहा, और कई मुस्लिम स्कॉलर ने उसको सपोर्ट भी किया, क्योंकि सोशो एजुकेशनल या सिविल राइट को लेकर मुस्लिम आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है। और इसीलिए ये 5% मुस्लिमों का शिक्षा में आरक्षण है, उसको लेकर कोई आंदोलन नहीं खड़ा होता। लेकिन हम जो फुले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जैसे मंडल के लिए भी आंदोलन करते थे, तो हमारी ये टेंडेंसी है कि हम तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ दूसरे जो भी अक़लियत लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनको भी मिलना चाहिए। इस एक उदात्त दृष्टिकोण से एक ब्रॉड जो बहुजन मूवमेंट का जो दायरा है, वो बहुजन मूवमेंट में मुस्लिम समाज भी है, तो उसकी भी हक और हकूक़ की बात होनी चाहिए। इसलिए हम ये मुद्दे को इसलिए वर्तमान दौर में इस मुद्दे के साथ BRSP आगे बढ़ रही है। सर बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इस बात को रखा है, लेकिन हम इस बात को थोड़ा विस्तार से समझना चाहते थे, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे
आज आरक्षण की पूरी नीति पर, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का, ओबीसी का पॉलिटिकल आरक्षण की बात हो, या फिर मराठा आरक्षण की बात, या फिर मुस्लिम आरक्षण, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा इस समय पूरे देश में छाया हुआ है और इस समय बीआरएसपी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे के साथ आगे बढ़ी हुई है। सर, पुनः एक बार आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, हमें वक्त दिया, आपके बहुत बहुत आभार। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।